भूपेश बघेल जी, बहुत शुक्रिया। आई नो आप बहुत पेशेंटली बहुत समय से हमारे साथ हैं, और इससे पहले जो भी लोकल हमारे आर्टिस्ट आए उन्होंने एक बात तो इस्टेब्लिश कर दी, पूरा रायपुर, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि कल आपका जन्मदिन है। तो सबसे पहले ये नाइंसाफ़ी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके 61वें जन्मदिन के लिए। आप सब अपनी तालियों के जरिए मुबारकबाद पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। और अब क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत समय से आपको देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में, आप हाजिर जवाब हैं, तो पहला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा रखने वाली हूँ। और मुझे पता आप बहुत स्पोर्टिवली लेंगे, नहीं, मुझे पता आप बहुत स्पोर्टिवली लेंगे उसको। अमूमन 60 रिटायरमेंट की एज होती है, और क्या ये कहा जा सकता है कि इंडिया में पॉलिटिशियंस के लिए 60 मतलब प्राइम टाइम, और भूपेश बघेल जी भी अपना प्राइम हिट कर रहे हैं, पीक कर रहे हैं? राजनीति के लोगों के लिए ये बात तो सही है कि 60 साल में सही में पहचान बनती है। यदि आदमी यूथ कांग्रेस से शुरू करे और फिर एमएलए बनते बनते अनुभव आते आते, बहुत कम लोग हैं जिसको 40 या 50 साल में ब्रेक मिला हो। यदि राजू जी कहें तो वो 40 साल में प्रधानमंत्री बन गए थे, इंदिरा जी कहें तो 48-49 साल में प्रधानमंत्री बन गई थी। बचत जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो फिर लेट 60-70 इसके आसपास बने हैं, और मोरारजी देसाई बोलें तो वो तो फिर 85-90 के आसपास वो बने। तो राजनीति में पहचान बनाते बनाते या विश्वास पैदा करते करते समय निकल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो राजनीतिज्ञ हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप कितने भी आपके पहुँच हो, अप्रोच हो और लोग चाहते भी हों, यदि आपका स्वास्थ्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो फिर आप राजनीति में फिर नेपथ्य में चले जाएंगे। और ऊपर वाले की कृपा है भूपेश बघेल जी, आप हिट भी हैं और फिट भी हैं। ठीक है, ऊपर वाले की उसमें बहुत लोगों के योगदान है। कैसे भाई? अच्छा स्वास्थ्य, बचपना अच्छा है तो माता पिता के योगदान है, शादी के बाद पत्नी देखभाल कर रही है, और फिर जो डॉक्टर हैं, साथी लोग हैं, वो सब ध्यान रखते हैं, तो इस कारण से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और आपने अपने प्रदेश को भी हिट और फिट दोनों कर रखा है। मैं एक छोटा सा कन्फेशन भी यहाँ करूँगी और एक कॉम्प्लीमेंट भी दूंगी आपको। कन्फेशन ये कि मुझे पहली बार मौका मिला है रायपुर आने का, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि जब कोई पहली बार छत्तीसगढ़ आता है, प्रदेश की राजधानी रायपुर आता है, चाहे देश से हो या विदेश से हो, एक दिमाग में छवि है छत्तीसगढ़ की कि दिल्ली मुंबई जैसा स्वाद कहाँ आएगा, वैसी मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ नज़र आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट ये है कि जब मैं रायपुर एयरपोर्ट पर मैंने अपना पहला कदम रखा तो यहाँ पर इतना खूबसूरत एक तालमेल नज़र आता है मॉडर्नाइजेशन का भी, और यहाँ का जो रस्टिक चार्म है, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़ की फीलिंग है वो भी आती है। तो उसके लिए बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। उसका पूरा क्रेडिट आप लेंगे या अपने से पहले वाली सरकारों के साथ शेयर करेंगे? सोचा जाता था कि आप वो लाइन बोलना शायद भूल गई क्या, या नहीं बोलना चाहती, अच्छी बात है। नहीं तो एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधा नक्सलियों से सामना हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो इमर्जिंग छत्तीसगढ़ हम सब देख रहे हैं, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सारे राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री भी अब कॉपी करना चाहते हैं, इसका पूरा क्रेडिट खुद भूपेश बघेल जी लेंगे या अपने से पहले वाली जो सरकारें थी कुछ छोटा मोटा शेयर करेंगे उनके साथ? देखिए, यदि इसको श्रेय है तो हमारे पूर्वजों को है। एक दौर था जब पूरे दुनिया का जीडीपी का 24% हिंदुस्तान का था। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो हमारे जो पूर्वज हैं तो केवल नमक भर खरीदते थे, बचत सारी आवश्यकताएं की चीज़ खुद पैदा कर लेते थे, चाहे वो कपास हो, चाहे मसाला हो, चाहे गुड़ शक्कर हो, तम्बाकू भी, अनाज भी, दलहन तिलहन सब पैदा कर लेते थे। तो एक स्वावलंबी जो गांव है उसकी कल्पना, कोई कुछ उगा लेता है, कोई कुछ उगा लेता है, कोई एक दूसरे के इंटर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ था, और यही बात कालांतर में आप देखेंगे महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। तो आज जब दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऐसे समय में यदि हिंदुस्तान को कोई संभाल सकता है तो वो रास्ता है महात्मा गांधी का, ग्राम स्वराज्य। यदि गांव मजबूत हुआ
तो शहर अपने आप मजबूत होगा। और स्वराजी गांव हम लोग को नारा दिया, स्वराजी गांव हम लोग बनाना है, और स्वराजी गांव के माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि की, और जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं थी उसको फिर से पुनर्जीवित हम लोगों ने किया, और उसका लाभ ये हुआ कि गांव के लोग मजबूत हुए, आर्थिक रूप से मजबूत हुए, तो शहर में व्यापार व्यवसाय अपने आप चला। मंदी का कोई असर हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ये रास्ता है हमारे पूर्वजों का, इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, मैं तो केवल एक माध्यम बना हूँ। लेकिन जो सपना पूर्वजों ने देखा था और जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था, वही रास्ता है जो आज छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। जी मुख्यमंत्री जी, चूंकि एयरपोर्ट का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि आज एक बैठक हुई है, बैठक में कार्गो की परमिशन शायद मिल गई है, लंबे समय से आपकी मांग थी। इससे क्या छत्तीसगढ़ में चेंज आएगा? और दूसरा ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी मांग लंबे समय से आप लोग करते रहे हैं, तो उस मांग पर क्या असर पड़ेगा? देख, कार्गो सेंटर मांगने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ कोई पोर्ट है ही नहीं, जी, समुद्र किनारे है ही नहीं, हम तो लैंड लॉक स्टेट हैं, चारों तरफ ज़मीन ही ज़मीन है, 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा प्रदेश। तो यहाँ जो उत्पाद है, जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं, लघु उपज करते हैं, वनौषधि एकत्रित करते हैं, यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसका उत्पादन हम बाहर नहीं बेच पाते। तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं। अब देखिए, अभी तक के हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार आने के पहले करीब 150 सामान बनती थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब कृषि और वन मिला के आप देखेंगे, या सहकारिता की बात करें, तो इसमें करीब 800 प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब ये उत्पादन, मिलेट्स की बात हुई, आप कार्गो की बात करें, मिलेट्स की भी बात हुई, और आज इस बात के भी मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक हुई, उसमें ये हुआ कि कोदो कुटकी के हमने समर्थन मूल्य घोषित किया, छत्तीसगढ़ राज्य, भारत सरकार ने किया, भारत सरकार ने केवल रागी का किया। हमने कहा कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित कीजिए, तो बोले हम घोषित तो कर देंगे, खरीदने की व्यवस्था आप करें, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप समर्थन मूल्य घोषित तो करिए। अब मिलेट्स उत्पादन होता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स हमारे यहाँ, पूरे देश के 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ में, और लघु उपज का वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, और यहाँ के जो सामान है विदेश भी, देश के दूसरे कोने में भी जा रहे हैं और विदेश भी जा रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ कार्गो हो। तो यहाँ से मालवाहक यदि विमान हमारे यहाँ शुरू होता है छत्तीसगढ़ से, तो जितने उत्पाद हैं वो विदेश जाएगा। अभी एक घटना आपको बताऊं कि जैसे महुआ है, महुआ 30 रुपये समर्थन मूल्य घोषित हमने किया, अब वो 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है, लेकिन उसका संग्रहण ठीक से हम लोगों ने किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बढ़िया से उसका नेट से महुआ का संग्रहण किया, तो इंग्लैंड में वही महुआ 116 रुपये में बिका। अब महुआ यदि यहाँ से भेजना है तो हमको पहले पोर्ट भेजना पड़ेगा, तो यदि यही हो जाए, कार्गो हमको मिल जाए, तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, उससे होगा कि जो संग्राहक है, जो उत्पादक है, उसको ज़्यादा कीमत मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलेगा कि यहाँ से तुरंत सामान तैयार माल बाहर भेज सकते हैं। तो कार्गो इसलिए लगातार जब से हमारी सरकार बनी तब से हम डिमांड कर रहे थे, और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, आज गृह मंत्री जी ने भी बात कही कि कार्गो हम छत्तीसगढ़ को देंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपकी काफ़ी शिकायत रहती है केंद्र सरकार से, और आपने खुलकर हर मंच के ज़रिए उसका जिक्र भी किया है, लेकिन अब आपको जो आश्वासन मिला है, कहीं कुछ पैचअप होता नज़र आ रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में? जो अच्छे काम हुए हैं हमको यदि दे रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है तो हम तो भाई, हमारे जो हक है, अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। क्या अब नहीं मिल रहा है? जैसे अब जीएसटी, जो उत्पादक राज्य है, जो राज्य में इंडस्ट्री है, अब हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है, हमारे यहाँ सीमेंट उत्पादन होता है, हमारे यहाँ स्टील उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन हो रहा है, तो ये जितने उत्पादन हैं तो ये हमारे प्रदेश में खपता नहीं है, मुश्किल से 10% हमारी खपत होगी, और बचत जो सामान है वो बाहर जाता है। तो जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी में हमको लाभ नहीं मिलना है। 5 साल के कंपनसेशन की बात कही थी, जून में ख़त्म हो गया, तो हमको जीएसटी का नुकसान होगा। तो इसलिए हमने डिमांड की कि भाई इस साल लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा छत्तीसगढ़ को। हमने कहा 5 साल और बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हमारा सेंट्रल जो ये एक्साइज ड्यूटी है हमको नहीं मिल रहा, 13,000 करोड़ हमको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। जी। तो उसी प्रकार से अभी कोयला का रॉयल्टी है,
अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि कोयला में जो पेनाल्टी जो लगा प्राइवेट प्लेयर को सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद प्राइवेट जो जितने भी खदान चला रहे थे वो उससे करीब 4,160 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है। तो या जो रॉयल्टी है या रॉयल्टी पेनाल्टी भी है, वो सारे जो पैसा है उसका अधिकार राज्य सरकार को होता है। अब पिछले कई वर्षों से भारत सरकार उसको रोक रखी है। 4100 करोड़ रुपये कोई कम नहीं होता, और नवोदित राज्य के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी राशि है। तो आपको 3 आंकड़े बताए, वो 20,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। अभी हम जैसे ओपीएस लागू किए, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब भारत सरकार के पास राज्य सरकार और कर्मचारियों को पैसा करीब 70,000 करोड़ रुपया पड़ा। अब उसको मांग रहे हैं, भारत सरकार दे नहीं रही, तो हम नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे? बिल्कुल कीजिए, आपका हक है। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। और वही उसी मुद्दे को लेकर एक और बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही रुपेश मैं इसको कहूँगी कि कुछ ही ऐसे राज्य हैं पूरे देश में जहाँ पर नॉन बीजेपी सरकार है, और ना सिर्फ आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए 2018 में, आप बचाने में भी कामयाब हुए। ये आप मानते हैं बड़ी उपलब्धि है? आप यदि आप नीचे शुरू करें, केरल में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, तेलंगाना नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, उड़ीसा नॉन बीजेपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब नॉन बीजेपी, राजस्थान नॉन बीजेपी, अब तो बिहार भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो गया। लेकिन खासतौर पर कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर थोड़े वार ज़्यादा होते हैं, ये मानेंगे आप? जी, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होती है वहाँ पर टिक पाना पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो बड़ी चुनौती रहती है, मानेंगे आप? ये बात सही है कि सरकारें बनती है, लेकिन चाहे आप कर्नाटक कहिए, गोवा कहिए, नॉर्थ ईस्ट की बात कहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान में असफल कोशिश हुई, तो उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाते हैं। मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भर नहीं है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस आईटी, ये सारे एक्स्ट्रा प्लेयर हैं जो उसके साथ खेलते हैं। तो आप मुझे खुद केंद्र के मुद्दों की तरफ थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं। आपकी परमिशन हो तो 1-2 सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपकी कही हुई बात को सुनने वाले, मानने वाले और तोलने समझने वाले बहुत हैं, और आपके बोल का बहुत बड़ा एक प्रीमियम कहते हैं ना, वो अटैच है उसके साथ। तो भूपेश बघेल जी, अब आपने सीबीआई का जिक्र किया। दिल्ली में हमने देखा डिप्टी सीएम के घर सीबीआई की रेड हुई है और उनकी एक्साइज पॉलिसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई ईडी के हमले, विपक्ष लगातार कहता है कि केंद्र मिसयूज़ करती है इन एजेंसीज़ का, लेकिन उसके बावजूद, इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष जो है एकजुट क्यों नहीं है? अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो क्या 2024 में कोई पॉसिबिलिटी है कि एक नया चेहरा मिलेगा जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? निश्चित रूप से जनता खुद खोज लेगी, और प्रजातंत्र में जनता ही सबसे ताकतवर है, उससे ताकतवर कोई नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जनता से ताकतवर कोई नहीं, क्योंकि वही जनता है, कभी अर्श में बिठा देती है, कभी फर्श में पटक देती है। तो जनता तय कर लेगी 2024 में। 2024 से पहले 2023 है, 1.25 साल का वक्त बचा हुआ है जी। आपके पास क्या करने के लिए है? अब 1.25 साल में क्या आपके दिमाग में है जिसको बहुत आप सारे पूरा काम करने के हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोग्राम बहुत सारे हैं, पूरा भी करना है और आगे नए प्रोग्राम भी लेना है। अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार इस बार हम बना लेंगे, जैसे जोगी के समय 1 साल पहले हुआ, जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे, उसी तरह का माहौल हम बना लेंगे। उन्होंने आज अपने नेतृत्व को भी बदल दिया है, तो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले पुरंदेश्वरी जी आई थी, खूब हंटर चलाई जी। वो जगदलपुर में बोली कि थूक देंगे तो कांग्रेसी बह जाएंगे, तो हंटर खूब चलाया, जैसे बोले यहाँ कोई किसी के नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ा जाएगा, तो कोई चेहरा नहीं है। फिर हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी बोले एक छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूँ, बोले ये भी नहीं, तो सबकी बोलती बंद कर दी वो। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में देखें, हंटर वाली का काम नहीं चला, अब जाम वाला आया है।
लेकिन जाम ऐसा पिलाया है कि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहोश। आते ही प्रदेशाध्यक्ष बदल दिया, सांसद की टिकट उसको नहीं मिली विष्णु देसाई की, अब वो जो अध्यक्ष है वो भी गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, वो तो गुलदस्ता लेके गए थे, इस्तीफा मांग लिया गया। तो आज स्थिति है कि सारे लोग हैं वो जाम वाले से, क्या जाम वाला है कि जाम वाले हैं, लेकिन उस जाम से सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चीते दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष जो है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर तो आप खूब चुटकियां ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यूजुअली एक पॉलिसी रहती है कि किसी चेहरे के साथ मैदान में उतरते तभी हैं जब बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। अब जिस तरह का आपका कार्यकाल रहा है, और मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल तो बहुत फेमस हो गया है देश में विदेश में, अब क्या ये गारंटीड समझा जाए कि 2023 में आपके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है? ये सवाल गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ये सवाल हाईकमान से पूछा जाना चाहिए। किसके आप हाईकमान के बहुत क्लोज हैं। वो अलग बात है, बहुत सारे लोग यहाँ मेरे सामने बैठे दिख रहे हैं, वो हाईकमान के बहुत करीब हैं। अभी आप हमारे करीब बैठे हैं, तो आप बताइए ना, क्या बात हुई है? रुपेश जी की ज्यादा करीब हूँ। क्या बात हुई है? आला कमान से ये गो हेड तो मिल गया होगा। जब चुनाव नजदीक आएगा तो हाईकमान खुद फैसला कर लेगी कि किसी चेहरे में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, वो तय कर लेगी। अच्छा, एक सवाल और कि विधायक आपके बहुत सारे हैं, 3/4 से ज़्यादा बहुमत है आपके पास। कार्यकर्ताओं में, संगठन में विधायकों को लेकर के भी बहुत सारे आपके पास शिकायतें आती होंगी, तमाम चीज़ें हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 के 14 जो विधायक हैं उनकी टिकट कटने वाली है, तो कांग्रेस में विधायक कितने सेफ हैं? उनकी टिकटें कटेंगी या नहीं कटेंगी? हमारी तैयारी तो ये है कि हर विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा रहे और वहाँ कार्यकर्ता खुद कहे कि हाँ इस विधायक को टिकट दो। अब जहाँ नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा, तो कार्यकर्ता खुद तय कर लेंगे कि भाई ये जीतने वाला नहीं है, इसके जगह इसको कोई दूसरा काम दो, दूसरे किसी अच्छे प्रत्याशी को उतारो। कार्यकर्ता पार्टी खुद तय कर लेगी। एक और सवाल की चूंकि जिक्र हुआ था बीजेपी को लेकर के, आपको लगता है कि ये जो बदलाव बीजेपी में हुआ है, अब बीजेपी ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के प्रभाव से खुद को अलग किया जाए? वो लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि 15 साल के जो नाकामी है और जो धब्बा है, जो दाग है, उसे धो नहीं पाए वो लोग। पहले तो खूब चेहरा साफ करते रहे, दाग मिटाने की कोशिश किए, है ना, सर्फ लगाए, एक्सल सर्फ लगाए, लेकिन वो दाग छूटा ही नहीं। तब फिर वो चेहरा बदलने की बात हो रही है, तो नए चेहरे ला रहे हैं। अब देखिए भूपेश बघेल जी, जो आपका मॉडल जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस, यानी कि जनता का जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो, उस पर बेस्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब ऐसे मॉडल में क्या होता है कि सरकार जनता को बहुत कुछ देने के वादे करती है, कई चीज़ें जो होती हैं वो फ्रीबीज़ भी कही जाती हैं। अब ये जो फ्रीबीज़ है, ये रेवड़ी कल्चर के नाम पर बड़ा चर्चा में है आजकल। तो रेवड़ी कल्चर, और जैसे कि प्रधानमंत्री ने बहुत खुलकर कहा है कि प्रदेश की सरकारें बहुत कुछ फ्री में बांटने का वादा कर देती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचेगी भविष्य में। उसके मद्देनजर आपका क्या कहना है रेवड़ी मतलब कल्चर जैसे पर? प्रीति जी आप जो बोल रहे हैं रेवड़ी का मतलब, मैं यही समझ रहा हूँ कि विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करेंगे, शायद यही रेवड़ी होगा। हाजिर जवाब तो आप हैं ही सर। और बहुत सारे होंगे, एक उदाहरण मैंने दिया जी। लेकिन मैं बहुत, देखिए ये रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं, बहुत गंभीरतापूर्वक बात में कर रहा हूँ कि हम लोग गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और गांधी जी ने क्या किया? श्रम का सम्मान की बात उन्होंने की। पूरे जीवन में उन्होंने उसका जीवन आप देखेंगे तो श्रम का सम्मान करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो मजदूरों के साथ खड़े हों तब, चाहे वो कारीगर के साथ हों तब, चाहे बुनकर के साथ हो तब, चाहे किसान के साथ हो तब, चाहे वो जूता चप्पल बनाने वाले के साथ खड़े तब, वो तब भी उस श्रम का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने वही किया, जो मेहनत कश लोग हैं उसका सम्मान करने का काम किया, जो किसान है उसका सही उसका उपज के दाम देने का काम हमने किया है, लघु उपज संग्राहक है उसको दाम देने का हमने काम किया है, और गौपालक हैं उसको गोबर से भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये छत्तीसगढ़ ने पूरे दुनिया को बता दिया है। गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है, ये तो छत्तीसगढ़ ने बताया है। तो हम गोबर भी बीनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मेहनत करना है। बिल्कुल। तो हमने वो सब काम किया है जिससे
लोग श्रम करें और श्रम का सम्मान हो, और ये गांधी जी का रास्ता है। और यही बात राहुल गांधी जी कहे कि सबका आय बढ़ना चाहिए। आय कैसे बढ़े? मतलब फ्री में बांट दो, उससे आय तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी आदत बिगड़ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यदि किसान हैं, किसान यदि मेहनत कर रहे हैं, उसकी कीमत मिलना चाहिए। 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता हम दे दें राजीव गांधी के नाम से, तो किसान उसकी फायदा क्या हुआ? 2017 में आप बात करें तो 12 लाख किसान थे, 18 में 18 लाख किसान थे, और हमारी सरकार बनी 19 में वो संख्या बढ़ी 20 लाख, फिर 21 में 22 लाख, और आज 26 लाख किसान हैं। मतलब यदि हमारी सरकार से शुरुआत के दिन में तुलना करें 18 लाख से, तो आज 26 लाख किसान हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यदि करें तो 12 लाख से आज 26 लाख, मतलब 2 गुना से ज़्यादा खेती की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा। तो लोग जो गांव शहर में थे, ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ कि शहर से गांव की तरफ लौटे लोग, और 26 लाख किसानों को अभी हम लोग जो 1750 करोड़ रुपया 20 तारीख को ही हम लोगों ने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेहनत कर रहे हैं लोगों को, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको सम्मान मिल रहा है सरकार की तरफ से। एक और जी, आप ये रेवड़ी की परिभाषा में हमारा नहीं आता, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले यही कर रहे हैं। तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी साथियों से कहना चाहता हूँ कि यदि किसानों को मैं उसका समर्थन मूल्य जो उत्पादन लागत है उसकी कीमत दे रहा हूँ, क्या उसको रेवड़ी समझते हैं? क्या जो लघु वनोपज संग्राहक है उसको मैं 4,000 प्रति मानक बोरक दर से तेंदूपत्ता की कीमत दे रहा हूँ, तो वो क्या रेवड़ी है? क्या वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिसकी बिजली की ज़रूरत है और आधे दाम पे घरेलू बिजली मिल रहा है, वो क्या रेवड़ी श्रेणी में है? या वो गरीब लोग जिसको परिवार चलाने के लिए अनाज की ज़रूरत है और 35 किलो प्रति परिवार हम दे रहे हैं, उसको रेवड़ी श्रेणी में रखते हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसान के विरोध कर रहे हैं, मजदूर के विरोध कर रहे हैं, गरीब का विरोध कर रहे हैं, और घरेलू महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं की बात चूंकि इसलिए भी रिवर्स माइग्रेशन का भी जिक्र किया आपने, तो जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें दिखता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। स्वयं सहायता समूह हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, वो दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इससे महिलाओं की स्थिति में क्या चेंज हो रहा है, क्या आपको नज़र आता है? और क्या ये थॉट था कि अगर महिलाओं को आगे किया जाए तो इकोनॉमी ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगी? देखिए, अधिकांश महिलाएं वो घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं। प्रीति जैसे बहुत कम लोग हैं, उसकी संख्या कम है। घरेलू महिलाएं ज़्यादा हैं, घर के काम धाम करती हैं, मजदूरी करती हैं, लेकिन उसके बीच में जो समय घंटा 2 घंटा मिलता है उसे वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गो कास्ट बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, या फिर हमारे जो जंगल में जो रह रहे हैं तो जितने महुआ का लड्डू बना रहे हैं, इमली का कैंडी बना रहे हैं, तिकुर का सेक बना रहे हैं, झाड़ू जंगल से ला के उसके आप घर में जो झाड़ू लगा रहे हैं दिल्ली तक बिकने जा रहा है। तो इस प्रकार से काम महिलाएं कर रही, उससे अतिरिक्त आमदनी उसको 5,000 से 10,000 रुपये महीने तक मिल रहा है। तो उससे सबसे बड़ी बात जो है छत्तीसगढ़ के महिलाओं में जो वहाँ काम कर रही हैं, उन महिलाओं में जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, हाँ मैं कर सकती हूँ, और वो जो आत्मविश्वास है वो सबसे बड़ी हमारी पूंजी है जो महिलाओं में आया है। और मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे, आप कोशिश कर रहे हैं ना कि मुझ जैसी कामकाजी महिलाएं और आएँ प्रदेश में? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसा है कि गाड़ी के 2 पहिया हैं और दोनों पहिया समान चलना चाहिए, बिल्कुल, तब वो गाड़ी ठीक से चलेगी। एक पहिया कमज़ोर हो, दूसरा मजबूत हो, तो गाड़ी फिर चल नहीं पाएगी, मंजिल तक पहुंचेगी नहीं। आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ये बैलेंस ज़रूर आए, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल, हमने महिलाओं की तरक्की के बारे में बात करी, जिसकी तरफ आपकी सरकार अग्रसर है। गोदान योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिससे किसानों को फ़ायदा मिला, ये आपके सुपर सक्सेस योजनाओं में इनकी गिनती होती है। मैं आपका ध्यान एक बार आकर्षित करना चाहूँगी, बस्तर जैसा जो इलाका, वहाँ पर आपने क्या काम किया है? वो एक ऐसा इलाका जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर भूपेश बघेल सरकार का क्या कुछ काम रहा है? बस्तर हमेशा देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे वहाँ के भोले भाले आदिवासी हों, उसको जो जीवन शैली है वो सब पूरे देश दुनिया का ध्यान खींचता रहा है। बीच का दौर जो आया वो नक्सल के कारण से, तब भी देश और दुनिया का ध्यान खींचा नक्सल घटनाओं के कारण से। इस बीच में हमने देखा कि आम जनता के विश्वास सरकार के प्रति खत्म होते जा रहा है।
और हमने विश्वास पैदा करने की कोशिश की। हमेशा आदिवासियों के बीच में बात आती है, जल जंगल जमीन की बात वो करते हैं, तो और यही हमने लौटाने का काम किया। जो लोहांडीगुड़ा में 4000 एकड़ ज़मीन, 4200 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्री लगाने के लिए लिया था, और इंडस्ट्री लगी नहीं। हमने सबसे पहले 1700 किसानों को वापस किया, पूरे देश में पहली बात। सिंगूर की घटना आप पश्चिम बंगाल की करें, वहाँ आंदोलन चला, कम्युनिस्ट की सरकार उखड़ गई, ममता बनर्जी आ गई, लेकिन आज भी वो ज़मीन वापस नहीं हुआ। हमारे यहाँ सरकार बदली और हमने वो ज़मीन वापस कर दिया, आदिवासियों की ज़मीन वापस किया। तो दूसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट था, पट्टा देने का काम। तीसरा काम यह है कि जितने भी लघु उपज है उसका समर्थन में घोषित किया। पहले वन मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, 7 प्रकार के लघु वन उपज खरीदे जाते थे, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो लोगों के आय में वृद्धि हुई, किसानों के को दाम मिला, ऋण माफी हुआ। और आज स्थिति ये है कि जो डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं जी, पहले ये होता था कि जब सड़कें सरकार बनाने की कोशिश करती थी तो वहाँ का आदिवासी बैठ के सोचता था मुझे तो पैदल ही बाजार जाना है, रिश्तेदार के घर पैदल ही जाना है। ये जो सड़क बन रही है वो मेरे लिए नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्स की जाने के लिए है, और जो हमको नक्सली समझ के गोली मारते हैं। तो सड़क का विरोध करते थे, सड़क काटने में मदद करते थे नक्सलियों के। लेकिन आज जब उसका विश्वास हमने जीता, उसके विकास हमने किए, उसको अधिकार संपन्न बनाया, उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको सुविधाएं दी, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया, तो लोगों को विश्वास बढ़ा, उनके पास पैसा आया और वो मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं, कार भी खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं। अब वो जो सड़क है उसकी ज़रूरत बन गई है, तो वो सड़क मांगते हैं, अब सड़क काटते नहीं हैं। तो ये अंतर ही आया है। अब आज सड़क है, बिजली है, मोबाइल है, उसकी आवश्यकता बन गई है। तो ये काम हमने किया कि उसको अब जो सड़क बनती है लोग ये समझते हैं हमारे लिए बन गई। ये अंतर आया है पहले और अब में। नहीं, ये वाकई तारीफ के काबिल है भूपेश बघेल जी। लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि कब वो समय आएगा कि बस्तर जैसा इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभाव से बाहर निकल पाएगा, मेन स्ट्रीम अगर हम कहें वो हो पाएंगे। और जो आपने प्राकृतिक खूबसूरती की बात की, छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मैप पे लोग कब आराम से बिना डरे ऐसे इलाकों में भी जा पाएंगे, ऐसा समय पॉसिबल है? बहुत सही, वही सही सवाल है। आप जी न्यूज़ के 5 साल 4.5 साल पहले कि जितने भी आपके करस्पॉन्डेंट है या एंकर है उसके दौरा कार्यक्रम निकाल के देख लीजिए। हर 8वें दिन में वो बस्तर का दौरा रहता था, उसका होटल और गाड़ी किराया आप देते थे। आज बस्तर जन नहीं जाते, महीनों नहीं जाते, जाते हैं तो बिंदास घूम के आते हैं। टूरिज्म की भी बहुत संभावनाएं बढ़ी और बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ आज सुकमा जहाँ सबसे पहले नक्सलवाद पनपा, आज पूरा जिला नक्सल मुक्त हो चुका है, आप कहीं भी बेधड़क जा सकते हैं। बीजापुर का इलाका है और थोड़ा सा अबूझमाड़ का इलाका है, वही इलाका उससे रह गया है। भारत सरकार ने भी कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया है। तो धीरे धीरे ये है, अब नक्सली जो कांकेर जिला में सबसे ज़्यादा नक्सली घटना होती थी, आज ख़त्म हो गया। अभी वो लोग शहीदी सप्ताह मनाए, एक घटना नहीं घटी, नहीं तो शहीदी सप्ताह में तो सब क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या पत्रकार, क्या बुद्धिजीवी, क्या आम जनता दौरा करने से, जाने से डरते थे। बस खाली जाती थी, बस चलाना बंद करते थे। आज ऐसी कोई बात नहीं है, अंदर अंदर बसें जा रही हैं, सब लोग आराम से आ जा रहे हैं। अब नक्सली है, नक्सलवाद है, वो सिमट गया है, बहुत थोड़े से इलाके में रह गए हैं। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा हिमाचल ले चलता हूँ, चूँकि सीनियर ऑब्जर्वर वहाँ बने हुए हैं, एक दौरा भी आया हुआ भाई। क्या वहाँ पे स्कोप देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सवाल भी उठा रही है कि आपको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, लेकिन क्या आपने दौरा किया, क्या आपको उम्मीद है वहाँ पे? देखिए, वहाँ संभावना पूरी है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आम जनता है, जयराम ठाकुर की जो सरकार है
उससे नाराज़ हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसे पूरे भी नहीं किए, और महंगाई इतनी बढ़ी है कि जिसके आम जनता करा उठी है। क्या रसोई गैस, क्या डीजल, क्या पेट्रोल, क्या रासायनिक खाद, और आज आप बोलें सेब का उत्पादन वहाँ होता है, लेकिन वहाँ सेब उत्पादन बागवान है, उसको कीमत नहीं मिल रहा। केवल सेब नहीं बल्कि आम भी होता है और दूसरे फसलें भी ली जाती है, लेकिन उसको कीमत नहीं मिल पा रहा है। उससे बागवान हैं वो नाराज़ हैं, और सबसे ज़्यादा जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग नाराज़ हैं। और उसमें बहुत सारे जो हिमाचल प्रदेश में नौजवान सेना में जाते हैं, और करीब 5000 बच्चे पिछले समय सेलेक्ट हुए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे ज्वाइनिंग लेटर का, लेकिन इसी बीच में अग्निपथ का अग्निवीर आ गया। और अग्निवीर आने के बाद जवानों में जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है कि 4 साल की क्या नौकरी है, और उससे युवा नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं, बागबान नाराज़ हैं। भूपेश बघेल जी, आपकी पकड़ जो है नेशनल मुद्दे हों या फिर हर प्रदेश की अपनी एक इंडिविजुअल नीड्स हों, उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप केंद्र में कब आकर कांग्रेस का नेतृत्व संभालने की सोच रहे हैं? क्या महत्वाकांक्षाएं एक राजनेता के नाम पर के तौर पर आपकी हैं? प्रीति जी, ये सुपारी आपको किसने दी? हाँ, क्या क्या क्या? सॉरी, आपको किसी ने सुपारी दी है? हाँ? कि मुझे यहाँ से हटा के दिल्ली ले जाओ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं यही अच्छा हूँ। आप जनप्रतिनिधि है, मैं जनता के सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं भी एक तरह से जनप्रतिनिधि हूँ ना। वो सब जानना चाहते हैं कि उनके चहीते मुख्यमंत्री। आप छोड़ना चाह रहे हैं मुझे? लो सुन लीजिए। नहीं, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, आप लोग ये नहीं चाहते कि आपके जो चहीते मुख्यमंत्री हैं वो कल को केंद्र में जाकर भी बड़ा रोल निभाले? ये तो थोड़ा सा विश्वासघात हो जाएगा। प्रीति जी, यही पूछ रहा हूँ, आपको ये षड्यंत्र करने की सुपारी किसने दी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। माफ कीजिएगा अगर आपको मेरा सवाल गलत लगा हो तो, लेकिन क्या ये सवाल गलत है? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। प्रदेश में अभी हमने शुरू ही किया है, और छत्तीसगढ़ में जो हमारे पुरखे, छत्तीसगढ़ के पुरखे हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, तो 18 साल बाद तो छत्तीसगढ़ बने, आज 22 साल हो गया, लेकिन 18 साल बाद लगा कि छत्तीसगढ़ में अब हमारी सरकार आई है, किसानों की सरकार आई, मजदूरों की सरकार आई, आदिवासियों की सरकार आई, हमारा अपना सरकार है, अपनी सरकार है, ये महसूस लोगों ने किया है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो ये जो सपने हैं उसको साकार तो करने दीजिए। अच्छा, जब कोई आता है तो आप जाहिर तौर पे जो डेवलपमेंट आपका है उसको दिखाते हैं। रघुराम राजन जी भी आए हुए थे, उनको गौठान दिखाया और उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर काम होने का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस बयान के क्या मायने हैं आपकी नज़र से? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि उस चर्चा में जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जो सम्मेलन है उसमें रघुराजन जी सीधा वो यूएस से आए थे और यहाँ रायपुर आए। उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार यात्रा करके यहाँ शामिल हुए, और जो बातें हमने कही उसके बाद दूसरे दिन वो फील्ड में देखने गए, गौठान भी देखने गए, किसानों से मिले, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सरकार का विश्वास तो किसानों पर है, लेकिन किसानों पर विश्वास बैंकों पर है। बैंक किसानों को लोन देने में सोचती नहीं है, तुरंत वो लोन देती है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। ये क्रेडिट यहाँ छत्तीसगढ़ किसानों का है। आज कोई किसान डिफाल्टर नहीं हो रहा है, किसी किसान का ट्रैक्टर किस्त नहीं पड़ने के कारण खींचा नहीं जा रहा है, उसको नीलाम नहीं किए जा रहे। ये सबसे बड़े विश्वास है, ये बात उन्होंने कही है। और गौठान देख के भी उन्होंने जो फील्ड की जो बात कही, जो आप कर रहे हैं, तो फील्ड को भी देखा और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। चलिए, आपको मेरा सवाल वो बुरा लगा कि आप केंद्र में बुरा नहीं लगा। मैं तो मजा ले रहा था आपसे। नहीं, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि मैं आपकी हाजिर जवाबी की फैन हूँ। मैं प्रश्न का प्रति प्रश्न किया तो आपने बताया नहीं सुपारी किसने दी। नहीं सर, सुपारी बिल्कुल नहीं है। आपके जन्मदिन का मौका है, हम तो आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, आपकी लंबी पारी की कामना कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन अब मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आपसे वो ये है कि चलिए, आप केंद्र में जाएं ना जाएं वो आपकी मर्जी है, निजी फैसला है, आपकी पार्टी का फैसला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल की हाईलाइट्स हैं, जो आपका सक्सेस है, जिन योजनाओं की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार आपसे सीखे और पूरे देश में कहीं ना कहीं लागू हो? वो सब कुछ चीज़ें जो छत्तीसगढ़ से केंद्र को सीखनी चाहिए।
देखिए, पहले सवाल जो किए हैं उसको मैं जवाब दे देता हूँ। उसका तो मैंने उस समय चुटकी ली थी और मज़ा लिया था कि प्रति प्रश्न कर दिया था। हकीकत बात यह है कि मैंने अपने लिए कभी सोचा नहीं। जो मेरे नेता हैं वो मेरे लिए जिम्मेदारी तय करते हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। आज तक न मैंने विधायक की टिकट मांगी, न मंत्री पद मांगा, न प्रदेशाध्यक्ष की मांग की, न नेता प्रतिपक्ष की मांग की, न मुख्यमंत्री की मांग की। हाईकमान ने जो दिया उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। आगे जो फैसला करेगा हाईकमान पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना क्या है, तो मेरी भूमिका वो तय करेंगे, है ना, तो उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ? केंद्र में बड़े बड़े लोग हैं और सुनते किसका है? जो सुनना चाहे उसको सुनाया जाए, जो सीखना चाहे उसको सिखाया जाए। और वहाँ तो सब सारे स्वयंभू लोग हैं, तो उसको कोई सिखा नहीं सकता। और सिखाने की कोशिश करेंगे तो आंख तरेड़ देंगे भाई। तो इसलिए, लेकिन देश की जो आवश्यकता है वो ये है कि कैसे हर व्यक्ति के आय में वृद्धि हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो यूथ है वो हमारे लिए बोझ नहीं, हमारे लिए समस्या नहीं है, वो हमारी ताकत है। हमारी जो जनसंख्या है वो हमारी ताकत है, और उसके हिसाब से हमको योजना बनानी चाहिए। आज आप दूसरे ढंग से आप उसको प्रस्तुत करके आप सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश बनाने के लिए आपको ये 135 करोड़ यदि जनसंख्या है तो यही भारत माता है, और इसे जो भारत माता की जो बेटी बेटा है उसके आय में वृद्धि कैसे हो, इसको करना होगा। और ये काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है। जी, एक सवाल रायपुर से जुड़ा हुआ। जब विपक्ष में थे तब आप लोगों ने बहुत सारा सवाल उठाया स्काई वॉक को लेकर के। स्काई वॉक रोक भी दिया, उसके बाद उसको बनने नहीं दिया, लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि अभी भी अनिर्णय की स्थिति है कि कई प्रकार के उसमें सुझाव आ रहे हैं कि इसको ये कर देना चाहिए, इसको ये कर देना। ये बात तो सही है, जो बन गया है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। जो बन गया है तो उस उपयोग करना है, तो उपयोग क्या हो इसके मामले में सुझाव हम लोग मांग रहे हैं। और यदि सही सुझाव जिस दिन मिल जाएगा उस दिन वो काम कर डालेंगे। लेकिन वो सुझाव सही मायने में जो लाभकारी हो, जनता के लिए लाभकारी हो, शहर के लिए लाभकारी हो, ऐसी कोई योजना आम जनता के द्वारा नहीं आ रहा है। और हम लोग भी वो सूझ नहीं पा रहा है। वो इतना ऊंचा बना दिए हैं और उसमें वहाँ पैदल चलना है, तो शहर में उसमें कौन पैदल चलेगा भाई? या तो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे, जो इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दें तो वो उपयोगी हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ शहर आए और शास्त्री चौक से जय स्तंभ चौक तक पैदल कोई जाएगा, ये समझ के परे है। जितना उतरेगा चढ़ेगा तो उतने में तो पहुँच जाएगा दुकान। अच्छा, एक चीज़ और कि चूँकि आगे चुनाव भी है और ये उम्मीद की जा रही है जाहिर तौर पे कि आप ही के चेहरे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप अपने उपलब्धियां भी गिनाएंगे जाहिर तौर पे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व से चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि जो सेंट्रल की उनकी ताकत है उसके साथ चुनाव लड़ेगी। इस चुनौती के लिए फिर आप कितने तैयार हैं, या इसको एनालाइज करके चल रहे हैं क्या? सामने पार्टी है तो पूरी ताकत के साथ लड़ेगी ना। तो ऐसा नहीं कि यदि क्रिकेट में यदि बॉलर जो है यदि बैटिंग करने आए तो इसका मतलब अपोजिट पार्टी वाले उसको हल्का बॉलर उसको दे, ऐसा नहीं, उसको भी फास्ट बॉलर देते हैं जी। तो पूरी टीम वो तो उसको विकेट लेना है, तो पूरी टीम लड़ेगी। इस बात को सब कोई जानते हैं। तो हमको सबसे मतलब भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से। अब उसमें कौन होगा, राज्य स्तर के नेता होंगे कि केंद्र के नेता होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र के नेता क्यों आ रहे हैं। लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़े, हम अपनी योजनाओं के साथ जाएंगे। हमने जो काम किया है उस आधार पे जनता से हम वोट मांगेंगे। तो भूपेश बघेल जी, देखिए, डबल इंजन की सरकार का वादा करके यूपी में तो बाबा आ गए, छत्तीसगढ़ में काका दोबारा आएंगे? यहाँ कांग्रेस आएगी और डंके की चोट पे आएगी। चलिए, आपका कल 61वां जन्मदिन है। एक सवाल थोड़ा सा हल्का मैं लेना चाहता हूँ। 61 जन्मदिन में सबसे यादगार बर्थडे कौन सा रहा, और सबसे यादगार तोहफा आपको क्या मिला 60 साल तक? अब
देखो जी, हम लोग तो कभी जन्मदिन वगैरह मनाते नहीं थे, गांव में कोई जन्मदिन वगैरह तो मनाते नहीं, लेकिन हाँ जब मेरी शादी हुई, अब मेरी बीवी शहर से गई है, तो शादी होने के बाद वही जन्मदिन मनाया, तो सबसे पहला जन्मदिन उसी के हाथ, वही जब गई तो फिर केक काटे, तब तो समझ आया कि बर्थडे भी मनाना है। क्या खूब। तो भूपेश बघेल जी, अब दूसरा जब ये है, हाँ 2008 में, वैसे मेरे क्षेत्र में हर साल कार्यक्रम करते हैं कार्यकर्ता लोग, और वही कार्यक्रम रहता है जिसमें मेरे बिना पूछे पूरी दादागिरी के साथ कार्यकर्ता लोग बोलते हैं न, तुमको क्या कार्यक्रम होगा वो ही नहीं बताएंगे, कहाँ होगा ये नहीं बताएंगे, केवल आना है आपको। ये कार्यकर्ताओं का अधिकार भी है और उसका अधिकार का पूरा उपयोग भी करते हैं। तो जब मैं चुनाव हार भी गया था, तो पर भी कार्यकर्ताओं ने उससे, जब सत्ता में थे या विधायक थे, तब जितना बड़ा कार्यक्रम होता उससे बड़ा कार्यक्रम, जब विधायक नहीं भी था, पार्टी में कोई किसी पद में नहीं था, तब भी उससे बड़ा कार्यक्रम करके कार्यकर्ताओं ने दिया, वो मेरे लिए यादगार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, आपने हमसे चर्चा की, तमाम मसलों पर अपनी बेबाक राय रखी।